वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आदित्य शाह सीएफपी जीएसटी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौतम कालिया शेरखान बाई बीएनपी पारिबास से। स्वागत है गौतम आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए आज हम स्मार्टली लोगों को कैसे खर्च करना चाहिए इस मुद्दे को अगर आगे बढ़ाएं तो अब बात हम करने वाले हैं आपके होम लोन की अदायगी के बारे में। जी हाँ, गौतम से हम समझेंगे। गौतम ये बताएं कि जब लोगों को अपना होम लोन चुकता करना होता है या अगर होम लोन की बात लेकर अगर हम किसी भी लोन की बात करना चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को छेड़ना कितना सही है कितना गलत है ये बताएं। और मान लीजिए चलिए होम लोन को ही अगर पूरा करने की बात है तो हमारी फिक्स डिपॉजिट होती हैं, लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको गिरवी रखकर आप पैसे जो है वो ले सकते हैं। क्या ये रणनीति सही होती है कि लोन को ख़त्म करने के सिलसिले में गौतम? शायद थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है आपकी गौतम। जब तक ये हम फिक्स करें, आदित्य बताएं हमें किस तरह से आपको अपने लोन को पूरा करना चाहिए बिना अपने इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े। मैम, सबसे पहली बात तो ये बहुत जरूरी जानना है कि अब हम इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो के ऊपर हैं, जहाँ पे ब्याज दरें बढ़ती जाएगी। अब यूएस में भी बढ़ेगी और कॉन्सिक्वेंटली इंडिया में भी बढ़ेगी। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है, अब आपके रेपो रेट से आपके होम लोन्स या कार लोन्स जो भी लोन्स हैं आपके उससे लिंक्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से जैसे जैसे आरबीआई बढ़ाता जाएगा तो आपकी ब्याज दरें और किस्त भी बढ़ती रहेगी। दूसरी बात ये कि आपको पूरा फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना था पहले और अभी भी करना है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी ज्यादा पैसे हैं जो कि डिपॉजिट्स में है तो आपको उसको सबसे पहले निकाल के होम लोन में जो जो भी आपकी लोन है उसको रिपे कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्याज दरें लोन पे जो है वो रेपो से लिंक है, वो इंस्टेंटली ऊपर की तरफ रिवाइज होगी, जबकि डिपॉजिट्स में जो ब्याज दरें हैं वो धीरे धीरे करके रिवाइज होगी। हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए आपकी ब्याज दरों को डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ने में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक्सेस पैसा आपके पास डेट साइड में है तो उसको निकाल के आपके लोन को रिपे कीजिए। अगर आपके पास इक्विटी साइड में या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको उस पूरे पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है तो मेरे हिसाब से लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुअर क्वालिटी स्टॉक्स है या अच्छे म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं है तो आप सोच सकते हैं, या तो आप एडवाइस दीजिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए या फिर आप उसको प्रीपे कीजिए। बट मेरे हिसाब से प्रीपे करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अभी इस स्टेज पे, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर किस्त बढ़ती जाएगी। तो पूरे अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कीजिए और डेट पार्ट में से कुछ प्रीपे करने की कोशिश। अब ऐसे में आदित्य अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को छेड़ना ही है तो पहले किस निवेश के विकल्प को छेड़ा जाए। मान लीजिए कि यहाँ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस वाली है और लोगों के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो उनके पास निवेश पोर्टफोलियो में मान लीजिए स्टॉक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, इंश्योरेंस भी हैं, एफडीआर भी हैं। शुरुआत किससे करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इंक्रीमेंटल सेविंग्स होती है, सैलरी में जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स आती है उसमें मैक्सिमम लोन रीपेमेंट के लिए जो ईएमआई होती है उसको बढ़ा दीजिए। सबसे पहली बात तो ये, जितना आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। दूसरी बात, मैं जैसे कि मैंने अभी कहा, जो फिक्स डिपॉजिट या डेट कॉर्पस के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं और वहां पे अगर वो एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वहां पे इंटरेस्ट कम आएगा, जबकि आपको इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो बहुत हायर होगा। तो वो सेकेंड ऑप्शन है कि वहां से आप पैसे निकाल के पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर इक्विटी पोर्टफोलियो में आपने बिना रिसर्च किए पुअर क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसको लिक्विडेट करके अपने लोन को प्रीपे कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहां से लिक्विडेशन लेने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंटल पैसे जो आते हैं वहां से अगर आप अपने लोन की प्री पेमेंट कर सकते हैं धीरे धीरे करके तो वो ज्यादा बेटर है।
चलिए, गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, इसको अगर हम छोड़ भी दें तो बताएं मुझे वो कौन कौन से निवेश के विकल्प हैं जिन पर आपको लोन मिल सकता है। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, आई एम सो सॉरी। तो ऐसे तो बहुत निवेश के ऑप्शंस हैं। जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको लोन अगेंस्ट शेयर्स मिलता है। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिलता है। आप जब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन मिलता है। कार तो मिलता ही है, कार के लिए लोन। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट भी मिलता है। तो और वैसे तो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ऑप्शंस है ही। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं ज्यादातर जो लोग यूज कर सकते हैं लोन लेने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर होम लोन चुकाने के लिए अगर कोई विकल्प नहीं है और अगर आप भी निवेश पोर्टफोलियो का ही लेना चाहते हैं सहारा, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको गाइड किया कि कैसे इसको लेकर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब शो का वो हिस्सा जहाँ पर हम दर्शकों को शो में शामिल करते हैं, और आदित्य के लिए पहला सवाल पूछना चाहते हैं नवीन चंद्रा। नवीन, गुड इवनिंग, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? बताइए, आपने 4 फंड्स में निवेश किया हुआ है, 16,000 के लगभग आपकी SIP है, और मुझे ये बताएं कि कब से आप निवेश कर रहे हैं। SBI ब्लू चिप आपके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड भी आपके पास है, L&T इमर्जिंग बिजनेस भी आपके पास है। कब से निवेश कर रहे हैं इन सब में? इन सब में तो मैं 2017 से कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। उससे पहले मेरे टैक्स सेवर था, तो वो छोड़ के मैंने इस पे शिफ्ट किया था। तो मेरा रेट है वो 2 करोड़ है 15 ईयर्स में। तो ये जो प्लान है इससे हो पाएगा क्या? बिल्कुल, बताएं आदित्य, कैसे पूरा करेंगे अपने लक्ष्य को ये? मैम, सबसे पहले तो इन्वेस्टर को अपने लक्ष्य को क्लियरली इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन करना है। मेरे पास जो सवाल आया था उसमें इन्वेस्टर ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। दूसरी बात, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर इन 4 फंड्स में SIP कर सकता है। SBI ब्लू चिप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, L&T इमर्जिंग फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। इन्वेस्टर को कंसिस्टेंटली अगले 10-15 साल में SIP करनी है इन अ डिसिप्लिन वे, तो हो सकता है इन्वेस्टर अपने गोल्स की तरफ रीच कर पाए। नवीन जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप आदित्य को? जी, मैं चाहूँगा जैसे जो फ्लेक्सी फंड है, इसमें इन्वेस्ट बढ़ा सकता हूँ क्या मैं थोड़ा? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं आदित्य? हाँ बिल्कुल, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस है, बट जो स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड है, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सुभाष मोरे साहब क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ मैम। नमस्कार सुभाष जी, कैसे हैं? बढ़िया मैम। बताइए, आप अलग अलग फंड्स में निवेश कर रहे हैं और 3,000 की आपकी SIP चल रही है ना? 3 नहीं मैम, 2,500 तो SBI स्मॉल कैप में है, 1,500 फोकस्ड इक्विटी में है, और 1,000 SBI ब्लू चिप में है, और UTI इंडेक्स में 1,000 है। ठीक है, अब से 6 साल के बाद आपको 30 लाख रुपए चाहिए, और 7 साल के बाद भी आपको 30 लाख रुपए चाहिए, 8 साल के बाद आपको 3 लाख रुपए चाहिए। तो ये अलग अलग समय पे जो आपके लक्ष्य आ रहे हैं, सर बताएंगे ये लक्ष्य क्या है? एजुकेशन के लिए है मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब अगर आपसे निवेश बढ़ाने को कहा जाए तो आप क्या बढ़ा पाएंगे? हाँ, और मैम मैं 10,000 और SIP कर सकता हूँ, 10 से 15,000। ठीक है, चलिए गौतम, क्या करना चाहिए इनको? तो आपने निवेश स्टार्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपके पास लमसम का भी अमाउंट है 3 लाख रुपए जो आपने लिखा था पहले। तो आप अभी और 7 लाख भी डाल सकते हैं लमसम में, जो मैंने देखा आपके नोट्स में पहले। तो आप वो इन्वेस्ट करिए। मैं आपको स्कीम के नाम बता देता हूँ। अगर आप ये निवेश करेंगे तो आपका जो मूल्य है 6 साल के बाद ये 10 लाख टोटल, अभी का 3, उसके साथ आपका 7 और आपकी जो सिप चल रही है अभी, वो सब मिला के आपका 20 लाख के आसपास बनेगा।
6 साल के बाद। तो जो बचा हुआ है 10 लाख 6 साल के बाद, 7 साल के बाद आपको 30 लाख और चाहिए, और 8 साल के बाद आपको 3 चाहिए। उसके लिए आपको 31,000 31,000 महीने का और डालना पड़ेगा सिर्फ आज से, जिससे आपको 7वें साल और 8वें साल के लिए आपका पैसा बन सके। तो अभी आपको मैं स्कीम्स बता देता हूं, आप ऐसे करिए। ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसमें आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अपने लमसम में 3 लाख। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप 2 लाख कर दीजिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आपकी जो एग्जिस्टिंग SBI स्मॉल कैप और SBI फोकस्ड इक्विटी में लमसम है वो जारी रखिए। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 2 लाख और नई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो ये आपका 7 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी आपके सिप के बारे में आते हैं। सिप आपका जो ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 1000 है, वो आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। SBI ब्लू चिप में जो आपका 1000 है वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। UTI इंडेक्स में जो आपका चल रहा है वो आप जारी रखिए। उसके साथ साथ आपको जो 31,000 की सिप करनी है, और उसमें आप ICICI प्रूडेंशियल में 8,000 और महीने का करिए। HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 6,000 और करिए, तो मतलब टोटल HDFC में 7 हो गया, ICICI प्रूडेंशियल में 9 हो गया, 9,000। SBI स्मॉल कैप में 5,000 करिए। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में 5,000 करिए नया सिप। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 7,000 करिए नया सिप। तो इससे आपके 31,000 नया सिप हो गया। पुराना जो सिप चल रहा है वो भी आपने नए स्कीम्स में डाल दिया UTI इंडेक्स को छोड़ के। तो इससे आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव 6, 7 और 8 साल में हो जाएगा 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से। चलिए, सुभाष जी कुछ पूछना चाहते हैं आप गौतम को? बस ठीक है मैम। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम नीलेश त्रिवेदी साहब का लेंगे, और इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। आदित्य, इन्हें संतुलित पोर्टफोलियो बनाना है और इन्होंने अपना और अपनी वाइफ का जो है वो निवेश पूरा दिया हुआ है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है और इक्विटी भी शामिल है, डायरेक्ट इक्विटी भी शामिल है। और ये कह रहे हैं SIP अमाउंट जो पति का है, यानी शायद इनका होगा 54,860 है, और पत्नी का जो SIP का अमाउंट है 34,600 है। तमाम फंड्स और की डिटेल्स भी यहाँ पर दे रखी हैं। ये इनका जो लक्ष्य है वो है 25 साल में 16 करोड़ रुपए। तो आदित्य, जो पोर्टफोलियो है और जो डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक क्या ये अचीव हो पाएगा? सबसे पहली बात तो ये इन्वेस्टर ने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और इन्वेस्टर कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट इक्विटी में सिर्फ ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो मॉनिटर कर सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स को, तभी आप इन इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए, वरना डायरेक्ट इक्विटी से निकल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, जहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टर ने अपने गोल्स दिए हैं 16 करोड़ रुपए, वो एग्जिस्टिंग SIP के साथ तो इन्वेस्टर रीच नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से या तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाएगा इन्वेस्टर, या तो अपने SIP को बढ़ाएंगे तो बेटर है। एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस बताए हैं। इक्वल वेट SIP करेंगे टाटा निफ्टी 50 फंड में, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में और SBI स्मॉल कैप फंड में। 3-4 फंड में अगर आप अपनी SIP को बराबर से स्प्लिट करके करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगेन वही सेम एडवाइस, डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में अगले 15 साल में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। ऑलराइट, चलिए बाकी दर्शकों की भी सवाल हमें लेने हैं, लेकिन झटपट एक बार रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। गौतम, बताइए आपने आज निवेश का गुरु मंत्र क्या देना है? जी, मैं सबको यही सलाह देना चाहता हूं कि जब आप निवेश करें तो ऐसे करिए जिससे आपकी टेंशन लाइफ में कम हो जाए। मैं काफी लोगों को देखता हूं जो निवेश करते हैं और उनकी टेंशन बढ़ जाती है। ये पैसा सोर्स ऑफ टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे निवेश करिए और ऐसी चीजों में निवेश करिए जहां पे आपका टेंशन कम हो। अगर आपका टेंशन नहीं कम हो रहा है तो फिर आप अपनी सोच बदलने की भी कोशिश करिए, शायद उससे आपको हेल्प हो।
मगर ज्यादातर फोकस करिए कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे थोड़ा सा टेंशन कम हो। आदित्य, मैम हमने निवेश के डिसिप्लिन के बारे में तो बहुत बार बात कर ली है। आप आज एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका मतलब क्या होता है, जब आप काम कर रहे हैं तो अपने रिटायरमेंट की पेंशन की तरफ काम कीजिए। वो पैसे साल दर साल सेव करते रहिए, और वो पैसे साल दर साल सेव करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए उसको इक्विटी मार्केट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। और ये पैसा आपको 60 साल के बाद अपनी पेंशन की तरह मिलेगा। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है नेशनल पेंशन स्कीम, और हर एक इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। और एक फायदा एक और है कि 50,000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए निवेश गुरु मंत्र के बाद अब एक बार फिर से रुक करते हैं सवालों की ओर। और गौतम के लिए अल्ताफ पठान का सवाल है। इनकी उम्र 42 साल की है, 50,000 रुपये की इनकी सैलरी है, और फिलहाल इनकी जो बेटी है वो 9th क्लास में पढ़ रही है, और बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए ये कह रहे हैं 3 साल में इनको चाहिए लगभग 5 लाख रुपए। और ये लक्ष्य ये SIP के ज़रिए कैसे हासिल कर पाएंगे, कितना निवेश करना होगा, क्योंकि केवल 3 साल का ही समय है। तो हमारे पास एक्चुअली सीमित डिटेल्स हैं। गौतम, तो बताएं क्या सलाह होगी, और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट अगर हम मान के चलें कि इनको 5 लाख रुपए 3 साल में इकट्ठा करने हैं, कहाँ निवेश करने होंगे, कितने की निवेश राशि होगी? तो अल्ताफ जी, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 3 साल के लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपको इक्विटी फंड नहीं बताऊंगा, आपको एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स बताऊंगा, क्योंकि वहां पे डेट का एक्सपोजर भी होता है, और क्योंकि 3 साल के लिए तो आपका ओवरऑल रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं। ये दो स्कीम्स में आप 12,500 अगर महीने का डाल दें, तो आपका 8% के हिसाब से आपका 3 साल में आपका जो मूल्य है 5 लाख का, वो आपका टारगेट हो जाएगा। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किरण अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। किरण, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा है। बताइए, आपके फंड्स तो हम देख रहे हैं सारे SBI के हैं, फंड्स की डिटेल हमारे पास है, और कितना आप इकट्ठा करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से? लंबी अवधि का आपका नजरिया है, ऐसा मैं समझ रही हूँ, लेकिन लंबी अवधि में भी कितने समय तक आप निवेश कर पाएंगे किरण? 70 लाख तक। 70 लाख आपको चाहिए, कितने साल में? 20 साल में। 20 साल में चाहिए। चलिए, आदित्य बताएं। पहली बात तो हमने देखा है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सारे ही SBI के फंड हैं। मेरे हिसाब से हमने देखा है लास्ट 1 साल में एक बहुत बड़ी AMC के साथ के फंड मैनेजर्स का चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से कभी भी एक ही AMC के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स मत खरीदिए, डाइवर्सिफाई अमाउंट म्यूचुअल फंड भी कीजिए। आप इस डाइवर्सिफिकेशन को नजर में रखते हुए मैंने 4 फंड सजेस्ट किए हैं इन्वेस्टर को। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, SBI स्मॉल कैप फंड जो कि इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी है, और DSP क्वांट फंड। इन 4 फंड्स में अगर आप अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ रीच करेंगे। तो ये है किरण के लिए सलाह, और आगे बढ़ते हैं। माधुरी देशपांडे का भी सवाल ले लेते हैं। गौतम, 3 से 5 साल के लिए बैंकिंग PSU फंड में निवेश करना है, कौन सा रेकमेंड करेंगे इन्हें आप? फंड में ICICI प्रूडेंशियल देख सकते हैं, HDFC के देख सकते हैं, ये अच्छे हैं। 5 साल का व्यू अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अभी यील्ड्स हाई हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर कम लेना है तो फिर उनको ड्यूरेशन देखना पड़ेगा फंड का, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या रिस्क एपेटाइट है। अगर 5 साल के व्यू के हिसाब से तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यील्ड्स भी अभी काफी अच्छी हैं। ऑलराइट, तो ये थे आज के हमारे दर्शक जिन्होंने अपने सवाल शो पर भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका, गौतम आपका।
समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनकी सहायता की। और यहाँ पर शो को समेटने का भी समय हो गया है और आप अपने सवाल हम तक लगातार पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ET Now स्वदेश पर ये इकलौता ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको निवेश करना चाहिए। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए फ्लैश हो रहा है, ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर मैसेज भेजकर आप सीधा हम तक पहुँच सकते हैं और 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।